हेलो एवरीवन, दिस साइड एडवोकेट जितेंद्र यादव। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैंने टारगेट फॉर आईक्यू पे एक सीरीज़ डाली है एविडेंस की, जो क्लास 1 के नाम से है, एविडेंस क्लास 1, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक कवर की थी। एक्चुअली काफ़ी स्टूडेंट्स का आ रहा था कि एविडेंस की सर वीडियोज़ डाल दीजिए, टीपीए की डाल दीजिए, तो मैंने कुछ सीरीज़ डाली है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। प्लीज़ आप उनको ज़रूर देखिएगा। और इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमारा चलेगा क्वेश्चन नंबर 51 से 100 के बीच में। ठीक है, तो आप ये ज़रूर देखिएगा। तो आप इसको ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि सीरीज़ का फ़ायदा तब होगा स्टूडेंट्स कि जब आप सारी सीरीज़ को कंप्लीट करें। अगर मान लो आप 51 से शुरू कर रहे हैं, तो लेकिन 51 से पहले की सीरीज़ हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो कि रिलेट कर सकते हो आप आने वाले क्वेश्चंस में, वो आपके मिसिंग हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर देख के जाइएगा। तो इस तरीके से हम शुरू कर रहे हैं। अब हमारी क्लास 2 है एविडेंस एक्ट की, जो कि सेक्शन 1 से लेके 161 यानी ओवरऑल टेस्ट की एमसीक्यूज़ बनाई हैं, जिससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फ़िल्टर करके डाले गए हैं। आप प्लीज़ इनको ज़रूर देख के जाइएगा। इनके देखने भर से ही आप मेरिट में अपने स्थान को सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। प्लीज़ कोई भी काम कंसिस्टेंसी से ही वर्क करेगा तो ही उसका रिजल्ट आएगा। तो हम बिना कुछ देर करे हुए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 51 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्वयं से बात करने में संस्वीकृति हो सकती है। संस्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है। निम्न मामले में अब निर्धारित किया गया था। किस मामले में अब निर्धारित किया गया था? सो क्वेश्चन नंबर 1 है शंकरिया वर्सेस राजस्थान राज्य। ऑप्शन 2 है बूटा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। ऑप्शन 3 है साहू वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन 4 है निशिकांत झा वर्सेस बिहार राज्य। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 साहू वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। तो इसको याद करने का तरीका मैं अब आपको थोड़ा सा बता दूं। स्वयं से बात करने में संस्वीकृति हो सकती है, तो सा से साहू, सा से स्वयं, संस्कृति अगर इस टाइप से कोई जाता है तो साहू वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। तो ये ट्रिक है। मैं एक्चुअली खुद एक वीडियो बनाऊंगा, सारे केस लॉस को याद करने की ट्रिक है। तो उन ट्रिक से आप काफ़ी हद तक, जैसे आईपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, इनमें जो केस लॉस हैं वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे अगर वो ट्रिक से याद किए जाए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। वह व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाता है जो ऑप्शन 1 विदेशी विधि या विज्ञान या कला में विशेष कौशल रखता है। ऑप्शन 2 विषय संबंधी विशिष्ट ज्ञान रखता हो। ऑप्शन 3 अनुभव रखता हो। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन विशेषज्ञ है? ऑप्शन 1 हस्तलेख विशेषज्ञ। ऑप्शन 2 उंगली चिन्ह विशेषज्ञ। ऑप्शन 3 बैलिस्टिक विशेषज्ञ। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये विशेषज्ञ वाले क्वेश्चन, प्लीज़ इनको देख के जाइएगा। इनसे जितने भी क्वेश्चंस बने हैं सारे बनाए गए हैं टीम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। विशेषज्ञों की राय का समर्थन या विखंडन करने वाले तथ्य सुसंगत हैं किस धारा में? तो ये आपका राइट आंसर होगा धारा 46 में, यानी कि 46 में। ऑप्शन 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 में। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो, तब प्रमाणित करता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए हैं कौन है? मतलब वो क्या हो सकता है? वो विवादक तथ्य है, वो सुसंगत तथ्य है, वो साबित तथ्य है। ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सुसंगत तथ्य है। ऑप्शन 2 राइट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन अनेक वर्षों का लगातार सहवास विवाह की अवधारणा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा धारा 112, धारा 50। ऑप्शन 3 धारा 114। उपयुक्त में कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 धारा 50।
क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा साक्ष्य विधि अधिनियम 1872 में धारा 53A जोड़ी गई है? तो ऑप्शन 1 सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008, ऑप्शन 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2002, ऑप्शन 3 दंड विधि अधिनियम 2005, ऑप्शन 4 दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम, तथ्य जिन्हें न्यायिक अवेक्षा में लिया जाएगा निर्दिष्ट किए गए हैं किसमें? ऑप्शन 1 धारा 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, धारा 57 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, धारा 58 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, धारा 55 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 धारा 57 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन किन तथ्यों को साबित करना जरूरी नहीं है? तो इसका ऑप्शन 1 है तथ्य जो न्यायिक रूप से अवेक्षणीय हो, ऑप्शन 2 तथ्य जिन पर प्रतिरक्षा वकील ध्यान दे, ऑप्शन 3 विवादक तथ्य, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 तथ्य जो न्यायिक रूप से अवेक्षणीय हो। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम, न्यायाधीश किसी तथ्य के व्यक्तिगत ज्ञान को साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकता, यह कथन किस मामले में निर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 हरप्रसाद वर्सेस शिवदया। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, न्यायालय न्यायिक नोटिस नहीं लेगा। ऑप्शन 1 दुनिया के भौगोलिक विभाजन का, ऑप्शन 2 सरकारी राजपत्र में अधिसूचित सार्वजनिक त्योहारों का, ऑप्शन 3 भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय ध्वज का, ऑप्शन 4 एक अधिकारी का हस्ताक्षर जिनकी नियुक्ति एक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 एक अधिकारी का हस्ताक्षर जिनकी नियुक्ति एक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, किसी मृतक विशेषज्ञ की पुस्तक में लिखी राय जो उसकी पुस्तक को साक्ष्य में प्रस्तुत कर न्यायालय में रखी गई है निम्न में से किस श्रेणी में रखी जाती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 1 मौखिक साक्ष्य में, ऑप्शन 2 दस्तावेजी साक्ष्य में, ऑप्शन 3 धारा 32 के साक्ष्य में, ऑप्शन 4 साक्ष्य जो अनुश्रुत साक्ष्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 साक्ष्य जो अनुश्रुत साक्ष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, नेक्स्ट है जो हमारा, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु सिद्ध की जा सकेगी। ऑप्शन 1 द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, ऑप्शन 2 प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, ऑप्शन 3 1 एवं 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी विकल्प असत्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 1 एवं 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट है क्या? तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 तृतीयक साक्ष्य तथा इसकी अंतर्वस्तु साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत बिना किसी उचित सबूत के साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के प्रावधान के अनुसार साबित की जा सकेगी? धारा 65A में, धारा 65B में, धारा 66 में और धारा 67 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि धारा 65B में। राइट, इसमें हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य विशेष प्रावधानों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में जोड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं, जल्दी से गैस करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 धारा 65B के रूप में दिनांक 17/10/2000 से प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 67, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन किसी लोक दस्तावेज को साबित किया जा सकता है। ऑप्शन 1 मौखिक साक्ष्य द्वारा, ऑप्शन 2 दस्तावेज को देने वाले के शपथ पत्र द्वारा, ऑप्शन 3 प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा, ऑप्शन 4 उपरोक्त किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन 3 प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्न कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन 1 धारा 81A में, ऑप्शन 2 धारा 85C में, ऑप्शन 3 धारा 88A में, ऑप्शन 4 धारा 85A में। तो इसका राइट आंसर को हमको देखना होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 धारा 85A। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं हम। आपराधिक मुकदमों में सबूत का भार ऑप्शन 1 अभियोजन पक्ष पर है कि वह अभियुक्त को दोष सिद्ध करे, ऑप्शन 2 अभियुक्त पर है कि वह अपनी निर्दोषता सिद्ध करे, ऑप्शन 3 दोनों पक्ष पर है, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अभियोजन पक्ष पर है कि वह अभियुक्त का दोष सिद्ध करे। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। साधारणतः सिद्ध करने का भार होता है ऑप्शन 1 अभियोजन पक्ष पर, ऑप्शन 2 अभियुक्त पर, ऑप्शन 3 यानी यहाँ 2 लिखा है, इसको एरर है, टाइपिंग एरर, तो यहाँ 3 होगा। तो यहाँ पे आप इसको काट कर 3 कर लीजिए ऑप्शन। न्यायालय के स्वविवेक पर, ऑप्शन 4 दोनों पर। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अभियोजन पर। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं हम। रेस इप्सा लोक्विटर नियम है ऑप्शन 1 आपराधिक विधि का, ऑप्शन 2 सांविधिक विधि का, ऑप्शन 3 सारभूत विधि का, ऑप्शन 4 साक्ष्य विधि का। तो ये साक्ष्य विधि का होगा, ठीक है, रेस इप्सा लोक्विटर। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टा साक्ष्य है, इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है एविडेंस के सेक्शन 109 में, ऑप्शन 2 एविडेंस के सेक्शन 111 में, ऑप्शन 3 एविडेंस की धारा 110 में, ऑप्शन 4 एविडेंस की धारा 112 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 एविडेंस की धारा 110 में। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। धर्मजत्व की उपधारणा संबंधित है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसको देखते हैं सेक्शन 112 में, ऑप्शन 2 सेक्शन 113 में, ऑप्शन 3 सेक्शन 114 में, ऑप्शन 4 सेक्शन 113A में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 धारा 112 में। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम के किस अध्याय में विबंध का उपबंध है? ऑप्शन 1 चैप्टर 7, ऑप्शन 2 चैप्टर 8, ऑप्शन 4 चैप्टर 9, ऑप्शन 3 होगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है इस टेस्ट में, तो इस MCQs वाली सीरीज़ में आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ 3 होगा, ऑप्शन 3 चैप्टर 9, ऑप्शन 4 चैप्टर 10। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 चैप्टर 8 में। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। शरत चंद्र डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये केस, इसको देख के ज़रूर जाइएगा। शरत चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा 19A 2003 के बाद का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस धारा से संबंध है? तो ऑप्शन 1 धारा 6 से, ऑप्शन 2 धारा 115 से, ऑप्शन 3 धारा 124 से, ऑप्शन 4 धारा 45 से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 धारा 115 से। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। निम्न वाद साक्ष्य देने के लिए सक्षम नहीं होंगे। ऑप्शन 1 अंतराल पागल व्यक्ति, ऑप्शन 2 वह व्यक्ति इसने जो बोलने में असमर्थ है, ऑप्शन 3 किसी व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई में उस व्यक्ति की पत्नी, ऑप्शन 4 कोमल वय का व्यक्ति जो उससे किए गए प्रश्नों को समझने या उनके युक्त उत्तर देने में असमर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कोमल वय का व्यक्ति जो उससे किए गए प्रश्नों को समझने या उसके युक्ति संगत उत्तर देने में असमर्थ है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सक्षम साक्षी नहीं है? ऑप्शन 1 शिशु, ऑप्शन 2 जड़, ऑप्शन 3 पागल व्यक्ति, ऑप्शन 4 मूक व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 जड़ी निर्बुद्ध व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। एक मूक व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य विधि की धारा 119 के अंतर्गत लिखित रूप में दिए गए साक्ष्य का प्रकार है। ऑप्शन 1 दस्तावेजी साक्ष्य, ऑप्शन 2 मौखिक साक्ष्य, ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मौखिक साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। पति एवं पत्नी ऑप्शन 1 एक दूसरे के विरुद्ध विषयक मामलों में सक्षम गवाह हैं। ऑप्शन 2 एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम गवाह नहीं है क्योंकि दोनों विधि के अंतर्गत एक हैं। ऑप्शन 3 एक दूसरे के विरुद्ध केवल दीवानी मामलों में सक्षम गवाह हैं। ऑप्शन 4 एक दूसरे के विरुद्ध दीवानी तथा आपराधिक मामलों में सक्षम गवाह हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 एक दूसरे के विरुद्ध दीवानी तथा आपराधिक मामलों में सक्षम गवाह हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हम 80 देखेंगे, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। वैवाहिक संसूचनाएं धारा 122 ये मेल कर रहा है, यानी मैच कर रहा है। ऑप्शन 2 शासकीय संसूचनाएं धारा 124 ये भी मेल कर रहा है। ऑप्शन 3 विरातिक संसूचना धारा 126 यह भी मेल कर रहा है। ऑप्शन 4 विधिक सलाहकारों की गोपनीय संसूचना यह मेल नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 विधिक सलाहकारों की गोपनीय संसूचनाएं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 129 यह कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय संसूचना को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जो मध्य हुई है। तो इसमें ऑप्शन 1 है शिक्षक एवं विद्यार्थी। ऑप्शन 2 कंपनी एवं उसका ग्राहक। ऑप्शन 3 उसके और उसके विधिक वृत्तिक सलाहकार। ऑप्शन 4 भूस्वामी एवं किराएदार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि उसके और उसके विधिक वृत्तिक सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धारा में सह अपराधी को एक साक्षी घोषित किया गया है, किस में? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 में। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सह अपराधी नहीं है? ऑप्शन 1 बलात्संग से पीड़ित लड़की। ऑप्शन 2 वेश्या। ऑप्शन 3 अपने कार्य के लिए रिश्वत देने वाला व्यक्ति। ऑप्शन 4 चोरी का माल प्राप्त करने वाला व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 बलात्संग से पीड़ित लड़की। ये सह अपराधी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं हम। साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि साक्ष्य को तोला जाए, गिना जाए। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हाँ, इसमें टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 84 है साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि साक्ष्य को तोला जाए, ना कि गिना जाए। तो यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 18 किस धारा में मुख्य रूप से समाहित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर देख के जाइएगा। तो यह है सेक्शन 134 में, एविडेंस एक्ट के। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी? वही क्वेश्चन है, यानी 84 की तरह है, बस घुमा दिया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम सबको पता है अब। तो इसका राइट आंसर होगा सेक्शन 134 में। ठीक है। तो इसमें हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की सुसंगतता और ग्राह्यता है। ऑप्शन 1 समानार्थी। ऑप्शन 2 सहविस्तृत। ऑप्शन 3 ना तो समानार्थी ना ही सहविस्तृत। ऑप्शन 4 समानार्थी और सहविस्तृत दोनों ही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ना तो समानार्थी ना ही सहविस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के बाद उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा उसकी क्या होगी? नंबर 1 यानी ऑप्शन 1 है मुख्य परीक्षा। ऑप्शन 2 अतिरिक्त परीक्षा। ऑप्शन 3 पुनः परीक्षा। ऑप्शन 4 पुनः प्रतिपरीक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 उसकी पुनः परीक्षा है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम बताया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम देखते हैं सेक्शन 135। ऑप्शन 2 सेक्शन 136। ऑप्शन 3 सेक्शन 138। ऑप्शन 4 सेक्शन 144। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन 1 सेक्शन 135 यानी कि सेक्शन 135, जिसमें साक्ष्यों के परीक्षा के क्रम बताया गया है। जहीरा शेख मुख्य गवाह थी किस मामले में? ऑप्शन 1 वेस्ट बेकरी वर्सेस ट्रायलवाद, ऑप्शन 2 बेस्ट बेकरी वर्सेस वाद, ऑप्शन 3 सुखराम को आय से अधिक संपत्ति का मामला, ऑप्शन 4 गुर्जर हत्याओं का मामला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 बेस्ट बेकरी रीट्रायलवाद। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। जहां वादी अपनी शक्ति या कब्जे के अधीन किसी दस्तावेज पर वाद लाता है तो वहां उसे इसको या इसकी प्रतिलिपि को प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन 1 वाद पत्र के साथ, ऑप्शन 2 साक्ष्य देने के समय, ऑप्शन 3 विवादकों की विरचना के समय, ऑप्शन 4 जब न्यायालय आदेश करे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 वाद पत्र के साथ। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। सूचक प्रश्न क्या होते हैं? ऑप्शन 1 मामले के तथ्यों से संबंधित प्रश्न, ऑप्शन 2 प्रतिपक्षी के बारे में पूछा गया प्रश्न, ऑप्शन 3 उत्तर को सुझाने वाला प्रश्न, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 उत्तर को सुझाने वाला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन 1 मुख्य परीक्षा के दौरान, ऑप्शन 2 प्रति परीक्षा के दौरान, ऑप्शन 3 पुनः परीक्षा के दौरान, ऑप्शन 4 किसी भी परिस्थिति में नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रति परीक्षा के दौरान। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा एक दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा संशोधित किया गया है? ऑप्शन 1 धारा 145, ऑप्शन 2 धारा 146, ऑप्शन 3 धारा 147, ऑप्शन 4 धारा 148। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 धारा 146। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। अमेरिया प्रेसिमेंटर राइट इज एक्टा का अर्थ है? ऑप्शन 1 सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना, ऑप्शन 2 सभी तथ्यों का उचित अवधारित नहीं किया जाना, ऑप्शन 3 सभी कार्यों को गलत माना जाना, ऑप्शन 4 सभी कार्यों को गलत ना माना जाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। साक्ष्य विधि के अधीन पक्षद्रोही साक्षी का कथन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 विश्वसनीय है। इसका यह राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 2002 में यानी 2002 में पारित संशोधन कानून के द्वारा भारतीय साक्ष्य कानून के निम्नलिखित प्रावधानों में से किस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन 1 सेक्शन 155 2 में, ऑप्शन 2 धारा 155 3 में, ऑप्शन 3 धारा 155 4 में, ऑप्शन 4 धारा 155 5 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 धारा 155 4 में। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। एक इकबाली साक्षी का साक्ष्य, ऑप्शन 1 विश्वसनीय अवश्य होना चाहिए, ऑप्शन 2 अवश्य संपोषित होना चाहिए, ऑप्शन 3 विश्वसनीय अवश्य हो और अधिमानत संपोषित हो, ऑप्शन 4 ग्राह्य नहीं है। तो इसमें देखते हैं क्या होगा। चार इसमें दिए गए हैं पॉइंट्स। इसमें विकल्प देखते हैं। नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से क्या सही होगा? तो 97 में हम सही आंसर चूज़ करते हैं। 1 और 4 तो डेफिनेटली सही नहीं है। 1 और 2 यह सही होगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। 98 पे स्मृति ताज़ा या राजा लिखा है, यहाँ ताज़ा होगा। जो टाइपिंग एरर हैं तो उनको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 98 स्मृति ताज़ा करने के लिए साक्षी की कोई भी ऐसा लिखित विवरण देखने का अवसर दिया जाता है, यानी साक्षी को। तो जो घटना के साथ या उसी समय तैयार किया गया था, यह प्रावधान किस धारा में है? ठीक है, तो हम इसको देखते हैं किस धारा में है। स्मृति ताज़ा करने संबंधित यह वाद आते हैं, इस तरह के मामले आते हैं जिसमें ये कहा जाता है साक्षी को कोई भी ऐसा लिखित
विवरण देखने का अवसर दिया जाता है जो घटना को उसकी याददाश्त को तरोताज़ा कर दे, यानी कि उसको रिकॉल कर ले उन चीज़ों को। तो उसमें किस सेक्शन में कहा गया है? तो सेक्शन 1 धारा 159 में, ऑप्शन 2 धारा 160 में, ऑप्शन 3 धारा 158 में, ऑप्शन 4 धारा 166 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 धारा 159 में। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं हम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अधीन न्यायाधीश को साक्षी से कोई भी प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई है? तो ऑप्शन 1 धारा 164, ऑप्शन 2 धारा 163, ऑप्शन 3 धारा 165, ऑप्शन 4 धारा 161। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 धारा 165। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। न्यायालय द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न के संबंध में प्रतिपक्षी को क्या होगा, ये देखते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 है हमेशा प्रतिपक्ष का अधिकार है, ऑप्शन 2 केवल न्यायालय की अनुमति से, ऑप्शन 2 केवल न्यायालय की अनुमति से प्रतिपक्षा कर सकने का अधिकार है, ऑप्शन 3 प्रतिपक्षा का कोई अधिकार नहीं है, ऑप्शन 4 कोई भी आक्षेप लगाने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 केवल न्यायालय की अनुमति से प्रतिपक्षा कर सकने का अधिकार है। तो ये हमने टॉप 100 MCQs देख चुके हैं, यानी कि टॉप 50 हमारी क्लास 1 थी एविडेंस की, और टॉप 50 का जो नेक्स्ट वर्जन था यानी 51 से 100 तक वो क्लास 2 में है। तो ये टॉप 100 MCQs अगर ये भी आप करके चले जाते हैं लास्ट मोमेंट पे, तो इनका बड़ा बेनिफिट मिलने वाला। और मैं थोड़ा सा सजेशन दूंगा कुछ एस्पिरेंट्स को जो जुडिशरी के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, कि अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इन MCQs को तब तक ना लगाएं जब तक कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट ना कर लें, आप एविडेंस का रिवीजन ना कर लें। आप उस हिसाब से जब आपका रिवीजन हो जाए, यानी कि आप IBA एक्ट पढ़ चुके हों, आप MCQs की प्रैक्टिस कर चुके हों, तब जाके आप ये सीरीज़ को खोल सकते हैं और फिर आप अपने आप से इसको प्रैक्टिस बैठे बैठे कर सकते हैं। इस सीरीज़ का फ़ायदा ये होगा कि पढ़ाई से अलग आपका रिवीजन अलग से काउंट होगा और आप बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन हो चुका होगा, आपका टाइम यूटिलाइज हो चुका होगा, आप कहीं भी बैठे हैं बोर हो रहे हैं, आप इस सीरीज़ को खोल के बैठ जाइए, ईयरफोन लगाइए और शुरू हो जाइए। डेफिनेटली आपका फ़ायदा मिलेगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। MCQs में बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। सो यही मैं कहना चाह रहा था। अगली सीरीज़ हम हमारी आएगी कॉन्ट्रैक्ट पे आएगी, आपका फैमिली लॉ पे आ सकती है और टॉर्ट्स पे आ सकती है। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू रहिए और इसको देखते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।